डॉलर की आसमान को छूती परवाज, रुपए को पिछाड़ दिया। डॉलर इंटरबैंक में 3 रुपए 1 पैसा महंगा हुआ है, 225 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। जबकि ओपन मार्केट की बात की जाए तो ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 1.5 रुपया इजाफा हुआ है। ओपन मार्केट में डॉलर 226 रुपए पर पहुंच गया है। डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला बरकरार है और रुपए की बेकदरी जारी है। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में 1.5 रुपए और इंटरबैंक में 3 रुपए तक का इजाफा हुआ है। तहम स्टॉक मार्केट की बात की जाए तो आज कुछ बेहतरी देखी जा रही है। अब इस सूरत हाल क्या है जान लेते हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे तारिक गौरी मौजूद हैं। तारिक, हमने देखा 2-3 रोज से मुसलसल रुपए की कदर जो है वो गिरती जा रही है। हुकूमत या स्टेट बैंक अपना किरदार अदा क्यों नहीं कर रहे इसमें? देखिए, माजी में तो स्टेट बैंक अपना किरदार अदा करते हुए आए थे, लेकिन हमने देखा कि IMF की एक कंडीशन थी जो गुज़िश्ता हुकूमत के दौर में एक कंडीशन ये भी लगाई गई थी जिसमें स्टेट बैंक एक ख़ुद मुख्तार इदारा है। अब उसमें इंटरफेरेंस नहीं होगी, साथ साथ जो करेंसी वो फ्री फ्लोट करेगी, यानी कि जितनी डिमांड है इस हिसाब से उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी। तो अब डॉलर की डिमांड अगर बढ़ती है तो उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी, क्योंकि अगर जिस चीज़ की शॉर्टेज होती है उसकी कीमत भी बढ़ती है। जस्ट लाइक कमोडिटी, डॉलर भी इसी तरह जो है वो इस वक्त परफॉर्म कर रहा है। और इस वक्त पाकिस्तान को सबसे बड़ी ज़रूरत डॉलर की है, क्योंकि हमारी इंपोर्ट ड्रिवन इकॉनमी है। तो हमें ऑयल भी इंपोर्ट करना है, हमें खाने पीने की अशिया भी इंपोर्ट करनी है, हमें गाड़ियों के पार्ट्स भी इंपोर्ट करने हैं, हमें मशीनरी भी इंपोर्ट करनी है। इन सब चीज़ों के लिए इंपोर्टर्स को डॉलर की ज़रूरत है और डॉलर मुल्क में है नहीं। और इस वक्त हम देखें तो हमारे जो रिज़र्व हैं 10 बिलियन डॉलर से नीचे आ चुके हैं, जो कि फिच की भी रिपोर्ट थी कि इस साल इस फिस्कल ईयर में पाकिस्तान को 21 बिलियन डॉलर्स की अमाउंट जो वो पे करनी है, जो डेट की पेमेंट है उसमें, और साथ साथ जो कुछ बॉन्ड्स की मेच्योरिटी है वो भी पेमेंट करनी है। तो इन सारी चीज़ों के लिए डॉलर की ज़रूरत है। और IMF प्रोग्राम जो है उसमें कुछ हद तक डिले आया है, अगस्त के लास्ट में है। तो ये बड़ी रीज़न है। करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा बढ़ा हुआ है, तो बड़ी रीज़न है जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि डॉलर की डिमांड बढ़ी है तो इसकी प्राइस भी बढ़ रही है, जिसका इम्पैक्ट हमें नो डाउट के स्टॉक मार्केट में भी नज़र आता है। बहरहाल इन तमाम सिचुएशन पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अमीन यूसुफ साहब, जो कि मेंबर है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और इकॉनमी पर भी काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं। अमीन साहब, आप डॉलर के हवाले से कुछ बताइए कि डॉलर की कीमत में बढ़ने की आपके नज़रिए के मुताबिक बड़ी वजूहत क्या है? देखिए, ऑब्वियसली एक तो अनसर्टेनिटी के पॉलिटिकल फ्रंट से जो पंजाब इलेक्शंस हुए हैं, तो लोग समझ रहे हैं कि आगे क्या होगा। जब पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी होती है तो लोग थोड़े से खौफजदा हो जाते हैं और साइडलाइन हो जाते हैं। जो काम करने के होते हैं वो भी नहीं करते हैं। वेट एंड सी वाली जो चीज़ें 2 महीने से चल रही हैं ये सारी चीज़ें, तो यही वजह है कि लोग जब शुरू मतलब कहते हैं कि भाई हम क्यों जाके डॉलर क्यों ना लें, क्योंकि ऊपर एक चीज़ एक यहाँ पर हमारी जो है ना एक साइकिल है लोगों का, कि साइकी है कि भाई जो चीज़ एक कौम एक पीछे लग जाती है कि भाई हम भी एक हाथ क्यों ना धो लें, कि क्यों ना पैसे बना लें। मैं इसमें एक एडवाइस दूंगा गवर्नमेंट को, स्टेट बैंक को, कि जो इसका पूरा जो करेंसी कंपनीज है उनसे एक डेटा लिया जाए कि कौन कौन डॉलर ले रहे हैं, इंडिविजुअल्स ले रहे हैं, कंपनीज ले रही हैं। तो एक डेटा मैनेज होना चाहिए। जब ये डेटा मैनेज होगा तो पता चल जाएगा कौन कौन बाइंग कर रहा है, कौन कौन सेलिंग कर रहा है। तो इससे क्या होगा, जो स्पेकुलेशन है ना वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। जब आप डॉक्यूमेंटेड हो जाते हैं, देखिए स्टॉक एक्सचेंज में जो है सारा डॉक्यूमेंटेड काम है, नेशनल क्लियरिंग की वेबसाइट पर जाके आपको सारा पता चल जाता है। तो इसका डेटा क्यों मेंटेन नहीं हो रहा? जब एक्सचेंज कंपनी सारा कंप्यूटराइज मेंटेन कर रही हैं तो ये एक सिस्टम होना चाहिए जो डिस्प्ले हो और हर एक को पता चले। वेबसाइट पे डिस्प्ले होना चाहिए कि आज इंडिविजुअल्स ने बाइंग की है, कंपनी ने सेलिंग की है। बल्कि अगर एक थ्रेशोल्ड कर देगा 10,000 या 50,000 डॉलर से अगर किसी ने ऊपर बाइंग की है तो उसका नाम भी आना चाहिए, उसका NIC भी आना चाहिए। तो ये जो स्पेकुलेटिव है ना, ये एक्टिविटी कम हो जाएगी। अच्छा अमीन साहब, एक चीज़ तो ये है कि अब इंटरनेशनल मार्केट में कमोडिटी की प्राइस भी कुछ हद तक कम हुई है, लेकिन साथ साथ हमने कुछ चीज़ें देखी हैं कि अब हम कई दिनों से नोटिस कर रहे थे कि हुकूमत ने एक रिलीफ भी दिया था पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के हवाले से। तो अब आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो सिचुएशन है जिसमें डॉलर की कीमत में इजाफा हुआ है, तो इसका इम्पैक्ट अब जो गरीब आवाम को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अब एक्सपेक्टेड है कि ये जो डॉलर बढ़ा है इसकी वजह से पेट्रोलियम की प्रोडक्ट की प्राइस भी बढ़े? देखिए, कन्वर्जेंस होता है, लेकिन आप ये देखें गवर्नमेंट जो इंपोर्ट कर रही होती है वो पुरानी इन्वेंट्री होती है, तो फॉरेन तो इन्वेंट्री नहीं होती। तो फिर अगर US कनाडा या यूरोप में क्या होता है, जब ऑयल डेली प्राइसेस जो स्पेकुलेट हो रही होती है ऊपर नीचे हो रही है, तो उस हिसाब से कंज्यूमर को पास ऑन किया जाता है। तो फिर वो फॉर्मूला लेके आ जाए कि आज ऑयल की इंटरनेशनल प्राइस उससे कन्वर्जन करके लोगों को दे दें। अब 15 दिन पहले अगर आपने कोई इंपोर्ट की है तो इस रेट पर तो आपने इंपोर्ट नहीं की ना, तो फिर आप तो अभी कह रहे हैं कि अभी जो रेट है हम वही रेट ले लें। तो ये सारे पूरे सिस्टम को चेंज करने की ज़रूरत है, निज़ाम को चेंज करने की ज़रूरत है। और जो रिकवरीज हैं कंपनीज की, जैसे सुई साउदर्न है, सुई नॉर्दर्न है, KC है, जो आपस में जो है ना उनको तो ख़त्म करें। जो लोगों के लोन्स खड़े हुए हैं, कोई एक से मांग रहा है, कोई मैं कहते टोपी ड्रामा एक तरह से जो चल रहा है, तो ये टोपी ड्रामा भी ख़त्म होना चाहिए कि इससे क्या होगा, काफ़ी हद तक चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अच्छा अमीन साहब, ये बताएं कि डॉलर की कीमत आप कहाँ तक रुकते हुए देख रहे हैं?
देखिए ये तो वक्त ही बताएगा, ये तो कोई भी नहीं बता सकता। अगर आपको पता हो कि 250 हो जाएगा 300 हो जाएगा तो आज जाके आप ले लेंगे, तो कोई भी मार्केट को टाइम नहीं कर सकता। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया, इस चीज़ को डॉक्यूमेंट करेंगे, डॉक्यूमेंट जब तक नहीं करेंगे ना तो लोग डरेंगे, जो स्पेकुलेटिव एक्टिविटी नहीं होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अमीन यूसुफ साहब हमारे साथ थे, जो कि इकॉनमी के ऊपर गहरी नज़र रखते हैं और मेंबर है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के। इनका कहना था कि पाकिस्तान की इकॉनमी को इस वक्त टफ सिचुएशन का सामना है, ख़ासतौर पर पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी भी ये भी एक वजह है डॉलर की कीमत में इजाफे की। बिल्कुल ठीक है, यानी जो सियासी गैर यकीनी की सूरत हाल है वो भी एक बड़ी वजह है। बहुत शुक्रिया आपका तारिक। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा है कि करंट अकाउंट खसारा कम करने की कोशिश कर रहे हैं। रुपए की कदर में कमी के हवाले से जो अंदाजे लगाए जा रहे हैं वो गलत साबित होंगे। अपने ट्वीट में मिफ्ताह इस्माइल ने कहा कि इस माह 20 दिनों में दरामदाद 2.6 अरब डॉलर हैं और दरामदाद 5.5 अरब डॉलर होने का इम्कान है। गैर मुल्की इदारे को इंटरव्यू में वज़ीर ख़जाना ने कहा कि रुपए की कदर बेहतर हो जाएगी क्योंकि रुपए की कदर मुस्तहकम होने के लिए मजबूत बुनियाद फराहम कर दी है। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि अगर शहबाज शरीफ ने इलेक्शन की तारीख ना दी तो उन्हें घर भेजना पड़ेगा, उसके लिए तैयारी मुकम्मल है। अपने ट्वीट में फवाद चौधरी का कहना था कि पीटीआई को मुल्क के माशी हालात पर शदीद तशवीश है। पाकिस्तान पर मुसल्लत किए गए नाअहल हुक्मरानों के हाथ से मामलात निकल चुके। उन्होंने कहा कि अब नून लीग के वजीर बखलाहट में ऑल फॉल बोल रहे हैं, इनको नज़रअंदाज करना बेहतर है। अब भी चाहते हैं कि मामला फहमी का इंतखाबात की तारीख दें और इलेक्शन के फ्रेमवर्क और नए इलेक्शन कमीशन की तश्कील जोड़ें। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक जरूर मिलेगा। उन्होंने कहा चौधरी परवेज इलाही को वज़ीर आला पंजाब बनने से कोई नहीं रोक सकता। चौधरी शुजात हुसैन कभी इम्पोर्टेड हुकूमत का साथ नहीं देंगे। जहां खरीदो फरोख्त हो समझ जाएं, आसिफ अली जरदारी वहां मौजूद हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मैं मीडिया के ज़रिए ये खुशखबरी देता हूँ कि आपको वोट का हक मिलेगा। ये आपका बुनियादी हक है और बुनियादी हक से कोई किसी को नहीं रोक सकता। चौधरी शुजात के पास जाना भी पड़ा तो जाऊँगा। चौधरी शुजात जो है वो ज़हूर इलाही का बेटा है, वो परवेज़ इलाही के साथ खड़ा होगा और उसके खून का तकाजा है कि वो परवेज़ इलाही को उनकी पार्टी वोट डाले। और मुझे पूरा यकीन है आसिफ जरदारी जो ख़रीदो फरोख्त की मंडी लगाता है, जहाँ वोट बिक रही हो, ख़रीदी हो जा रही हो, आप ये समझ लें कि आसिफ जरदारी वहाँ डॉलरों समेत और पैसों समेत मौजूद है। कल नहीं तो परसों परवेज़ इलाही इंशाअल्लाह हलफ उठाएगा। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही की राना सनाउल्लाह के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 2 रुकनी बेंच आज ही दरख्वास्त पर समाअत करेगा। जस्टिस एजाजुल एहसन के साथ जस्टिस मुनीब अख्तर भी बेंच में शामिल हैं। तो 2 रुकनी बेंच आज समाअत करने जा रहा है। इस मुकदमे की स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही की राना सनाउल्लाह के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 2 रुकनी बेंच आज ही इस दरख्वास्त पर समाअत करेगा। जस्टिस एजाजुल एहसन के साथ जस्टिस मुनीब अख्तर भी इस बेंच में शामिल हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही ने राना सनाउल्लाह के खिलाफ दरख्वास्त जो दायर की थी वो समाअत के लिए मुकर्रर की गई है और आज ही इस पर समाअत होने जा रही है। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 2 रुकनी बेंच आज ही इस दरख्वास्त पर समाअत करेगा। मरकजी रहनुमा मुस्लिम लीग काफ मोनिस इलाही ने दावा किया है कि नून लीग और उनके इत्तेहादियों की पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में सिर्फ 144 MPs मौजूद थे। मोनिस इलाही ने अपने ट्वीट में हुकूमत पंजाब और वफाकी हुकूमत के मातहत इदारों को भी हदफ तनकीद बनाया और कहा कि हुक्मरान PTI और मुस्लिम काफ के MPs पर नजर रखने के बजाय पुलिस और IB को अपने बंदों के पीछे लगाएं। सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर का बड़ा फैसला। 15 अक्टूबर 2022 तक बल्दियाती इंतखाबात कराने का हुक्म। आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात एक ही दिन कराए जाएं। चीफ जस्टिस सईद अकरम राजा की जानिब से ये हिदायत जारी की गई। हुकूमत इलेक्शन कमीशन को तमाम मतलूबा वसाइल 1 हफ्ते के अंदर 30 करोड़ के फंड्स रिलीज करे। चीफ जस्टिस सईद अकरम राजा की जानिब से हुक्म दिया गया है कि आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात एक ही दिन कराए जाएं। तो सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर का ये बड़ा फैसला सामने आया है। बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से 15 अक्टूबर 2022 तक बल्दियाती इंतखाबात कराने का हुक्म दिया है। सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर ने
चीफ जस्टिस सईद अकरम राजा की जानिब से यह हुक्म दिया गया कि आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात एक ही दिन कराए जाएं और हुकूमत इलेक्शन कमीशन को तमाम मतलूबा वसाइल एक हफ्ते के अंदर फराहम करे। इसके साथ साथ जो 30 करोड़ रुपए के फंड्स हैं वो भी रिलीज किए जाएं। आम इंतखाबात इमरान खान के दबाव पर नहीं बल्कि मुकर्ररा वक्त पर होंगे। इत्तेहादी जमातों की क़यादत की इमरान खान के इदारों पर हमलों की भी मजम्मत। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के मुकाबले के लिए नया हुकूमती बयानिया मुतारिफ कराने का फैसला कर लिया गया। मॉडल टाउन लाहौर में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इत्तेहादी जमातों का अहम इजलास। साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान समेत दीगर जमातों के सरबराहों और रहनुमाओं ने शिरकत की। असम्बलियाँ आईनी मुद्दत पूरी करेंगी। हुकूमती इत्तेहाद ने मुल्क में कबल अज वक्त इलेक्शन न कराने का फैसला कर लिया। इंतखाबात इमरान खान के दबाव पर नहीं, इत्तेहादियों के फैसले पर होंगे। इजलास में फैसला कर लिया गया। इजलास में इमरान खान की इदारों पर तनकीद की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए शुरका का कहना था कि सियासत में इदारों को घसीटना गैर जमहूरी अमल है। इमरान खान मुल्क में इंतशार की सियासत को फरोग दे रहे हैं। इजलास में फैसला किया गया कि PDM और इत्तेहादी जमातें इमरान खान के बयानिए का भरपूर जवाब देंगी। साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी ने मुस्लिम काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात की। इत्तेहादी रहनुमाओं के इजलास में फैसलों के बारे में एतमाद में लिया। आसिफ अली जरदारी चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइश का पहुंचे और उनके साथ 1 घंटे से ज़ायद मुलाकात की, जिसमें पंजाब की सियासी सूरत हाल पर मशावरत हुई। मुलाकात में चौधरी शुजात हुसैन के ख़ानदान के अफराद भी शामिल हुए। आसिफ जरदारी ने मुलाकात के बाद चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइश गाह से जाते हुए विक्ट्री का निशान भी बनाया। हुकूमती कोशिशें और दावे सब बेकार। बिजली बहरान जू का तू बरकरार। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 7130 मेगावाट तक पहुंच गया। मुल्क में बिजली बहरान को कम न किया जा सका। पावर डिवीजन जराये के मुताबिक मुल्क में बिजली की मजमूई पैदावार 21,570 मेगावाट जबकि कुल तलब 28,700 मेगावाट है। पानी से 6,574 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है। शॉर्टफॉल के बायस मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में ताहाल 14 से 16 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। ज़्यादा नुकसानात वाले इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया इससे ज़्यादा है। अभी खबर है कोलंबो से। रानिल विक्रमसिंघा श्रीलंका के नए सदर मुंतखब हो गए हैं। नए श्रीलंकन सदर का इंतखाब खुफिया बैलेट वोट के तहत हुआ। खबर एजेंसी की जानिब से कंफर्म किया गया है। रानिल विक्रमसिंघा 6 बार श्रीलंका के वजीर आजम रह चुके हैं। गुज़िश्ता हफ्ते साबिक सदर गोताबाया राजपक्से मुल्क से जाने के बाद मुस्ताफी हो गए थे। रानिल विक्रमसिंघा श्रीलंका के नए सदर मुंतखब हो गए हैं। खबर एजेंसी की जानिब से ये तफसीलात शेयर की गई हैं। नए श्रीलंकन सदर का इंतखाब खुफिया बैलेट वोट के तहत हुआ है। रानिल विक्रमसिंघा 6 बार श्रीलंका के वजीर आजम रह चुके हैं। गुज़िश्ता हफ्ते साबिक सदर गोताबाया राजपक्से मुल्क से जाने के बाद मुस्ताफी हो गए थे। चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। दावत दे रहा हूं, मैं आपको आवाज लगा रहा हूं कि खुदारा हमें इंसाफ दिलवाइए और इन ज्यादतियों से बचाइए और पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत को ऐसा करने से रोकिए। इतला ये है कि वो अंदरून सिंध से पुलिस की नफरी मंगाई जा रही है जो यहाँ पर इंतखाबात की जिम्मेदारियां संभालेंगे। आपको पता है कि वो अंदरून सिंध के पुलिस वालों ने क्या किया। 14 डाकू और पुलिस इकट्ठे बैठकर ठप्पे लगा रहे थे। तो यहाँ पुलिस पीपल्स पार्टी की, ये सिंध की पुलिस तो नहीं है, सिंध हुकूमत की तो नहीं है, ये तो पीपल्स पार्टी की जाती उनके जाती वर्कर हैं, उनके जाती मुलाजिम हैं। सिंध की पुलिस जो है वो पीपल्स पार्टी की जाती मुलाजिम है। तो वो तो वर्कर्स के तौर पर आप उनको हथियार देकर वर्दी पहनाकर आप यहाँ पर खड़े कर रहे हैं। ये काम नहीं होना चाहिए। इससे बड़ी ज्यादती की कोई और बात नहीं होगी। अब तक का जो भी रेस्पॉन्स है कराची हैदराबाद के लोगों का, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने पाक से ज़मीन पार्टी को पजीराई दी है और उनका ये कहना है कि अगर हमारे मसाइल कोई हल कर सकता है तो वो मुस्तफ़ा कमाल और उनकी टीम कर सकती है। मुस्तफ़ा कमाल जब पहले मेयर थे तो उन्होंने इस कराची को बनाकर दिखाया है। रातों में जागकर हराम नहीं खाकर रिश्वतें नहीं लेकर अल्हम्दुलिल्लाह आज 12 साल हो गए, कोई 1 रुपए भी चोरी करने हराम कमाने का इल्जाम हम पर नहीं लगा सकता। इस किरदार के साथ कोई दूसरा होता हम उसकी पार्टी ज्वाइन कर लेते। फिर डिलीवरेंस की अगर बात है तो जितने प्रोजेक्ट 2400 से जायद मेगा प्रोजेक्ट्स, बड़े प्रोजेक्ट्स हमने इस कराची में लॉन्च किए, उसको कंप्लीट किया। आखिरी दफा पानी हमारे जमाने में आया, उसके बाद पानी
जो लाइनों में आता था ये पीपल्स पार्टी, उस पर भी हाइडेंट बनाकर हमें अरबों रुपए का पानी बेचती है। 2.5 लाख नौकरियों में से एक नौकरी कराची हैदराबाद वालों को नहीं दी है। यहाँ पर कचरा उठाने का कोई निजाम नहीं है। नालों में लोग, गरीब लोग अपनी फैमिलियों के साथ बेचारे गिर रहे हैं जरा सी बारिश में और शहीद हो रहे हैं। मैं किससे फरियाद करूं? मेरा कोई मुतालबा सूबाई हुकूमत से नहीं है। मैं कह चुका हूं कि सूबाई हुकूमत सिंध की जो उसकी 14 सालों से हुक्मरानी है उससे बात करना अपना मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। उन्होंने ठीक नहीं होना। मैं आपके जरिए पाकिस्तान के सिंध और खास तौर पर कराची हैदराबाद के अवाम से, लोगों से मुखातिब हूं कि देखो, अगर इन तमाम चीजों को देखने के बावजूद भी आप अगर अपने घरों से नहीं निकले, आप अपनी फैमिलीज के साथ नहीं निकले और आपने कारकर्दगी दिखाने वालों को, आपके मसाइल हल करने वालों को, जो कि पीएसपी के अलावा, डॉल्फिन के मोहर के अलावा कोई और पार्टी नहीं है, अगर आपने वोट नहीं दिया तो कल को जिम्मेदार ये हुक्मरान जो जुल्म कर रहे होंगे वो जिम्मेदार नहीं होंगे, आप जिम्मेदार होंगे। हमारा काम आवाज़ लगाना है और इस्तकामत के साथ खड़े हो जाना है। मैं आवाम से कहता हूं कि जिस तरह से पंजाब के लोगों ने 20 हलकों में निकलकर अपना मैंडेट 50% से ज़्यादा मैंडेट